सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 28 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे भारत और अमेरिका के बीच खुले हुए शुल्क पर बातचीत के रास्ते को लेकर संपादकीय है। वर्तमान में चिंता भारत के लिए ये बनी हुई है कि जो 50% अधिक अत्यधिक शुल्क भारत के ऊपर थोपा गया है, उसे भारी नुकसान व्यापार में फिलहाल देखने को मिलेगा, जब तक हम एक ऑल्टरनेट मार्केट नहीं ढूंढ लेते हैं। उसी को लेकर इस समय डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली चैलेंजेस भारत के लिए बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय। तो संपादकीय इस क्रम में है आपदा के सबक, शुल्क का सामना, सामाजिक दायित्व की राह में चुनौतियाँ। आपदा के सबक में बात करी गई है जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। माना जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये त्रासदी कितनी भयावह है। इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मसलन जब इस तरह के आपदा को लेकर पहले से चेतावनी जारी की गई थी तो श्रद्धालुओं को रोका क्यों नहीं गया। देखिए, आपदाएं तो प्राकृतिक होती हैं और एक बहुत ही अ, बड़ी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं अपने आप में। आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं, मगर आप उसके असर को कम कर सकते हैं। असर को कम कर सकते हैं अर्ली वार्निंग से, और साथ ही साथ लोगों को समय रहते वार्न कर देने से कि आप उन किन्हीं क्षेत्रों पे ना जाएँ जहाँ पे आपदा होने का संकट है। प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आपदा आती है, प्राकृतिक चीज़ है, उसे कोई रोक सकता नहीं है, मगर क्यों बार-बार तंत्र वहाँ पे विफल हो जाता है, जहाँ पे उसे आम नागरिकों को या उस क्षेत्र विशेष के लोगों को अलर्ट करने में एक मुस्तैदी दिखानी चाहिए। कई आवासीय इलाके जलमग्न हैं, दूरसंचार सेवाएँ ठप हैं और सड़कों के अवरुद्ध होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन ने पूर्व में आई प्राकृतिक आपदाओं से कोई सबक नहीं लिया है। इससे पहले हाल में किश्तवाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ में कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कहा जा रहा है कि भूस्खलन की वजह बादल फटने का परिणाम था और भारी बारिश के मद्देनजर इस हादसे से पहले ही वैष्णो देवी मार्ग पर तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से पूछा है कि जब आपदा की पूर्व चेतावनी दी गई थी तो तीर्थ यात्रियों को मार्ग पर जाने से क्यों नहीं रोका गया। बिल्कुल, यह तो आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप जब पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, उसका पॉइंट आ जाता है। डिज़ास्टर मिटिगेशन बहुत ज़रूरी है और डिज़ास्टर मिटिगेशन पॉलिसीज़ होना बहुत ज़रूरी है भारत में, और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो तो और बढ़िया बात है। अगला संपादकीय है शुल्क का सामना। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया। इसी के साथ उसकी ओर से भारत पर लगाया गया शुल्क अब 50% हो गया, एडिशनल टैरिफ लगा दिया था हमारे ऊपर। निसंदेह ये भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। इससे भारतीय निर्यातकों का चिंतन होना स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि इससे भारत का निर्यात कारोबार प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसकी सीमा क्या होगी, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। भारत की ओर से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया चुका है कि किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। जाहिर है भारत के इस रुख का आधार भी संभावित चुनौतियों से निपटने की रणनीतिक सोच पर आधारित होगा। मगर इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसका असर उनके देश में भी होगा, और यह सच्चाई वहाँ की जनता से ज़्यादा दिन तक छिपाई नहीं जा सकती। अमेरिका ने पहले यह कहकर भारत पर 25% शुल्क लगाया था कि उसके उत्पादों पर भी यह अधिक शुल्क वसूला जाता है। इसके बाद अमेरिका की ओर से 25% अतिरिक्त शुल्क का ऐलान कर दिया गया, जो बुधवार से प्रभावी हो गया। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि कुल 50% शुल्क से कपड़ा, चमड़ा, झींगा और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में निर्यात पर असर पड़ सकता है। जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में भी बात करी थी कि कुछ क्षेत्र विशेष हैं जिन पे भारी नुकसान देखने को मिलेगा, और जब तक हम एक ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तब तक व्यापारियों को जो घाटा होगा वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। अब
कई डॉलरों में हमारा व्यापार होता है अमेरिका के साथ। इन सब चिंताओं के बीच रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि सरकार भले ही निवेश को बढ़ावा दे रही है, लेकिन निजी निगमित पूंजीगत व्यय धीमा बना हुआ है। प्रोडक्शन तो देखिए हर जो जानते हैं कि भारत में उस स्तर पे नहीं हो पा रहा उत्पादन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर जिस स्तर पे होना चाहिए। ऐसे में 25% अतिरिक्त शुल्क की वजह से निवेशकों की धारणा और ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि मुक्त व्यापार समझौते की शुल्क बाधाओं को कम कर पूर्वानियमित व्यापार नीतियों को स्थापित करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में साफ है कि सरकार को शुल्क की चुनौती से निपटने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों को मानने तो निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने, प्रतिस्पर्धा क्षमता मजबूत करने और घरेलू खपत बढ़ाने के उपायों के साथ साथ व्यापार के वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश तेजी से करनी होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस दिशा में सरकारी प्रयास शुरू हो गए हैं और वस्तु निर्यात के लिए 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। बिल्कुल, भारत देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, झुकता नहीं किसी के सामने। आपदा में भी हमने नए सॉल्यूशंस निकाले हैं, समाधान निकाले हैं। हमने और देशों की तरफ रुख करा है जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय नई विदेशी बाज़ारों में निर्यात को बढ़ावा देने के तरीके पर चर्चा के लिए जल्द ही रसायन, रत्न एवं आभूषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों के साथ बैठक करने पर विचार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। देखते हैं भारत कैसे इस प्रॉब्लम से निपटता है और कैसे इस समय रहते अ, नुकसान होने से रोकता है। अगला संपादकीय सामाजिक दायित्व की राह में चुनौतियाँ, और अजय जोशी साहब लिखते हैं भारत में सामाजिक कल्याण की अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है, जो कि वाजिब बात है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। वर्तमान दौर में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। व्यवसाय समाज का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए व्यवसाय प्रतिष्ठानों से भी सामाजिक कल्याण में योगदान की अपेक्षा की जाती है। देश में अधिकांश व्यवसाय कार्य निर्गत या कंपनी स्वरूप के होते हैं और इनके भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित किया गया था। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। अधिनियम की धारा 135 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और 1000 करोड़ रुपए या अधिक कारोबार कर रही है, उसे इस अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित सामाजिक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी आय का 2% खर्च करना होगा। इन प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की गई है कि कंपनी की ओर से नियुक्त एक समिति निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करा करेगी। बिल्कुल, इससे कंपनी जो है अपना समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगी। अब निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो कार्य किए जा सकते हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन इत्यादि शामिल हैं। इसमें निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाने, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करना और समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान करने वाली क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने से कंपनी की साख बेहतर होती है और ग्राहकों एवं निवेशकों का उस पर विश्वास बढ़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निगमित संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण के हितों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। बिल्कुल करा जाता है कि वो भी समाज को योगदान दें जितना वो समाज से आय के रूप में पा रहे हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, अपनी सर्विस को सेल करके जो करोड़ों अरबों रुपए मुनाफा कर रहे हैं, कुछ योगदान समाज को भी दें। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन CSR की धारणा को व्यवसाय प्रबंधन रणनीति के रूप में मानता है। इसके तहत निगमित संस्थाएं अपनी निगमित दिन प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों और अन्य कार्यों में सामाजिक कल्याण की विभिन्न कार्यों को संचालित करती हैं। यह सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। अब देश में कंपनियों की ओर से इस कार्य में परितोष 22-23 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि 23-24 में 17,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। मतलब कंपनियां भी अपना रुझान दिखा रही हैं, समय समय पर CSR में अपना फंडिंग बढ़ा रही हैं या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, या फिर और कंपनियां ऐड ऑन हो रही हैं जो कि CSR में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों PSUs ने भी वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में अपने CSR योगदान में 19% की वृद्धि की है।
सीएसआर में सर्वाधिक खर्च 1104 रुपये करोड़ रुपए शिक्षा पर किया गया है। यहाँ तक कि सीएसआर के माध्यम से जो स्कूल्स खोले गए होंगे, स्कूल्स मॉडर्नाइज़ेशन कराया गया होगा कॉर्पोरेट्स के द्वारा, उसमें लगभग 1104 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं अभी तक। कई राज्य जैसे तमिलनाडु सीएसआर निधि के शीर्ष 3 पर प्राप्त करता है। शीर्ष 10 राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का 60% हिस्सा खर्च किया गया। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में सरकार की भूमिका भी अहम है। सरकार विभिन्न माध्यमों से सीएसआर को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। बिल्कुल करती है सरकार। अब सरकारी अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं ताकि कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम हो सके और इसके बदले सरकार भी कंपनीज को रिलीफ देती हैं कई प्रकार की। इसके अलावा सरकारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर सामाजिक उद्देश्यों की रक्षा और उनकी बढ़ावा देने के लिए सहयोग करती हैं। सीएसआर के माध्यम से बारे में ज़रूरतें बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही सीएसआर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों के वित्तीय तथा अन्य रूपों में सहयोग प्रदान किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं, ये देखने वाली बात है। देखा गया है कि सीएसआर खर्च कुछ विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि में केंद्रित है। ये पैन इंडिया नहीं हो पाया है, कुछ मुख्य राज्यों तक ही सीमित हो गया है। अभी कम विकसित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। कंपेरेटिवली अगर अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाए तो और कम पैसे में बेहतर काम कर सकते हैं। कई निगमित संस्थाएं अपनी सीएसआर गतिविधियों की विस्तृत जानकारी नहीं देती हैं। कुछ तो इसे केवल एक कानूनी आवश्यकता के रूप में देखती हैं और वास्तविक लक्ष्य हासिल करने के बजाय अपनी साख के विस्तार के लिए इसका उपयोग करती हैं। कई निगमित संस्थाएं सीएसआर परियोजनाओं को स्थानीय समुदायों की भागीदारी एवं ज़रूरतों के बजाय अपनी हित वाले कार्यों को तवज्जो देती हैं। कुछ करती हैं, कुछ सिर्फ पेपर वर्क निपटा देते हैं और कुछ लोग उसमें भी अपना कुछ खेल कर देते हैं कि उनको फ़ायदा हो उसका। उभरते बाज़ारों में काम करने वाले कंपनियों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को लागू करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन बाज़ारों में अक्सर शासन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की कमी होती है। वास्तव में वह अपनी गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करती हैं। इससे हितधारकों को ये आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कंपनी वास्तव में सामाजिक रूप से जिम्मेदार है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है। कुछ निगमित संस्थाएं दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के बजाय अल्पकालिक वित्तीय लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इससे सीएसआर पहलों के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। इन सब चुनौतियों के बावजूद सीएसआर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनियों को और सभी हितधारकों को मिलजुल कर इस प्रकार की नीतियों और योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना चाहिए जिनसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति की दृष्टि से सार्थक और जन उपयोगी कार्य किए जा सके। सरकारों को भी सीएसआर पहलों को बढ़ावा देने तथा कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते नीतियों एवं विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। इन प्रयासों से कंपनियां सही मायने में अपने निगमित सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकती हैं और समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। बहुत ही बढ़िया संपादकीय जोशी साहब द्वारा कॉरपोरेट्स प्राइवेट कंपनीज के सोशल वेलफेयर रोल को लेकर, और ये भी एक तरीके से गवर्नेंस का ही पार्ट होता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली देश के लिए भी कुछ बेहतर होना चाहिए। हर किसी का योगदान होना चाहिए देश में, देश की तरक्की में। फिलहाल इसी के साथ आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।